हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम विशेषण को डिटेल में समझते हैं। तो विशेषण को समझने से पहले आप नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखें एवं समझें। ठीक है, पहला वाक्य दिया है काली गाय हरी घास खाती है। दूसरा दिया है अंशु बनारसी साड़ी पहनती है। देखिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त वाक्यों के आधार पर बताइए। मतलब जो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, हमने ऊपर जो सेंटेंस अभी पढ़े हैं कि काली गाय हरी घास खाती है, अंशु बनारसी साड़ी पहनती है, इसके आधार पर हमको नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है कैसी गाय, तो गाय कैसी है? काली। कैसी घास? हरी घास। ठीक है, और कैसी साड़ी? बनारसी साड़ी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कैसी, कैसा, कितना, कितने, कब, का, की आदि प्रश्नों के उत्तर में जो शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। कोई भी आप प्रश्न में जब इस तरीके से मतलब प्रश्न करेंगे कि कैसी गाय, अपन ने पढ़ा ना, कैसी घास, तो उसके उत्तर में हमको जो शब्द मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। इस प्रकार काली, हरी, बनारसी, है ना, ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द हैं। ठीक है, गाय, घास, साड़ी, ये क्या है? विशेष हैं। ठीक है, तो जिनकी विशेषता बताई जाए, विशेष क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम क्या कहलाएंगे? विशेष, क्योंकि उनकी विशेषता बताई जाती है। चलिए अब हम विशेषण के भेद को समझ लेते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब हम गुणवाचक विशेषण को समझते हैं। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके अच्छे गुण बताए जाएं। इसमें जैसे दिया ना गुण और दोष, दोनों इसके अंतर्गत आएंगे कि अच्छाई और बुराई दोनों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, पहला दिया है राहुल भला आदमी है, वह बुरे काम करता है। तो देखिए इसमें भला और बुरा ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें क्या है? ये गुण दोष दोनों बताए गए हैं इसमें। ठीक है ना। दूसरा है लंबा आदमी ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। तो लंबा और ऊंची ये विशेषण है, तो इसमें आकार और स्थान बताया गया है। ठीक है। तीसरा है हमारे पास एक सफेद घोड़ा है। तो इसमें क्या बताया गया है? कलर बताया गया है। ठीक है। चौथा है पूर्वी देशों में अस्वस्थ लोग रहते हैं। तो इसमें दिशा और दशा दोनों बताई गई है इस सेंटेंस में। पांचवा है अंशु के कोमल हाथ में मीठा आम है। तो कोमल और मीठा ये दोनों विशेषण शब्द हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? स्पर्श और स्वाद। ठीक। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो जिस विशेषण शब्द से संख्या या गणना मतलब गिनती का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे आपका हेडिंग से समझ में आ रहा है संख्यावाचक, जिसमें संख्या संबंधी हमको जानकारी मिले तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सुमित के पास 3 कलम है। तो क्या आया इसमें? 3। दूसरा है कुछ लड़के आम खा रहे हैं। ठीक है। देखिए संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे भी आपने ऊपर एग्जाम्पल देखे हैं कि सुमित के पास 3 कलम है, तो 3 यहाँ निश्चित संख्यावाचक है। और दूसरा एग्जाम्पल कह दिया कुछ लड़के आम खा रहे हैं, तो इसमें संख्या निश्चित नहीं है। कुछ में वो 2 लड़के भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो आया समझ में आपको? चलिए तो पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझ लेते हैं। देखिए जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब निश्चित जो संख्या उसका हमको ज्ञान हो तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 3 फुटबॉल हैं,
है ना। एक निश्चित संख्या बता रहे हैं ना कि 3 फुटबॉल हैं। दूसरा है विकास के घर में 2 कमरे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे अपन ने ऊपर क्या पढ़ा निश्चित संख्यावाचक में कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा? तो निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं इसे। मुझे कुछ फल चाहिए। देखो उसमें क्या बोला? कुछ फल, मतलब उसमें गिनती नहीं बताइए कि 1 2 3 कितने फल चाहिए, कुछ फल चाहिए, है ना। दूसरा है रमेश ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया था। कितना दिया था ये नहीं मालूम, थोड़ा सा दिया था। तो इसमें निश्चितता का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसलिए कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए अब हम विशेषण के तीसरे प्रकार परिमाणवाचक विशेषण को समझते हैं। तो जिस विशेषण शब्द से मात्रा, नापतोल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसमें क्या बोला है? मात्रा और नापतोल। मतलब परिमाणवाचक विशेषण जो होता है ना, उसमें काउंटिंग नहीं की जा सकती है, गिना नहीं जा सकता उसको, सिर्फ उसको मात्रा और नापतोल के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, थोड़ी चाय, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझते हैं। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का ज्ञान कराए उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जो क्या बोला उसमें कि निश्चित परिमाण का ज्ञान कराए। जैसे रीता ने दुकान से 4 किलो शक्कर ली। देखो आप इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो सकते हो क्योंकि इसमें भी गिनती आ रही है। तो मैंने आपको पहले ही क्या समझाया कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे इधर आपने लिखा था 3 फुटबॉल दिया था, 3 फुटबॉल, तो हम उसको गिन सकते, लेकिन क्या दिया? 4 किलो शक्कर। तो शक्कर को हम मात्रा या नापतोल से ही समझ सकते हैं, शक्कर को हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम दुकान पे खरीदते हैं शक्कर को तो हम क्या बोलते हैं? 4 किलो या 2 किलो शक्कर दो, उसको हम गिन के तो नहीं लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आगे क्या दिया है, इससे आपको समझ में आएगा कि आप संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में कंफ्यूज ना हो। 4 किलो शक्कर दी है मतलब उसको हम मात्रा या नापतोल से ही उसको समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है तुम्हें यह पोशाक बनवाने के लिए 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इसमें भी नापतोल है, मीटर दिया है, संख्या जरूर दी है, लेकिन उसको हम मीटर को, कपड़े को ऐसे काउंट तो नहीं करेंगे, ऐसे मीटर में नापतोल में उसको हम लेते हैं। तो ये है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण शब्द से निश्चित मात्रा या नापतोल का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए ऊपर क्या हुआ है? निश्चित हो रहा है कि 4 किलो शक्कर, 5 मीटर कपड़ा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि निश्चित उसका ज्ञान नहीं होता है, तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जिंदगी में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना होगा, है ना। एक निश्चित नहीं दिया है, अनिश्चित दिया कि बहुत। अब बहुत में कितना दिया है ये हम श्योर नहीं है, तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरा है मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। इसमें भी अनिश्चित है कि कितनी जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जानने योग्य एक विशेष बात है कि अनिश्चित परिमाणवाचक में जब बहुत अधिक मात्रा का बोध कराना हो तो उसमें औ जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि 4 किलो शक्कर निश्चित में पढ़ा, अनिश्चित में पढ़ा बहुत परिश्रम, थोड़ी जगह। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा का अपने को बोध कराना हो तो उसमें औ जोड़ देंगे, जैसे मनो मटर, टनो टिन, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा का अपने को बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर को समझ लेते हैं। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों के अंतर को हम निम्नलिखित वाक्यों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इसमें 2 कॉलम दिए हैं, तो पहला जो का वाला कॉलम है वो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है उसमें, और खा वाले कॉलम में परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो सबसे पहला उदाहरण दिया है संख्यावाचक में, अंशु कुछ गेंदे लाई, और परिमाणवाचक विशेषण में क्या दिया है? शिवम ने कुछ चावल लाए। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है संख्यावाचक का, वह बहुत पत्र लिखता है, और परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है वह बहुत दूध पीता है।
तीसरा संख्यावाचक का उदाहरण है मुझे 5 पुस्तकें चाहिए, और परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है तुम्हें 5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, देखिए का वर्ग के अंतर्गत मतलब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत वाक्यों में कुछ, बहुत, 5 विशेषण शब्दों से ऐसी संख्याओं का बोध होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे गेंदे, पत्र, पुस्तकें गणनीय संख्या है, मतलब जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, अब खा वर्ग के अंतर्गत वाक्य में कुछ, बहुत, 5 ऐसी संख्याओं का बोध कराते हैं जिनका परिमाण होता है, मात्रा होती है, उन्हें नापा तोला जा सकता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, अतः ये विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। चलिए अब हम विशेषण के चौथे प्रकार सार्वनामिक विशेषण को समझते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए डेफिनेशन ध्यान से समझना आप कि वे सर्वनाम शब्द, वैसे सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह लड़का यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो वह इसमें सर्वनाम है और लड़का क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आया है तो वो कैसा विशेषण का काम कर रहा है ना, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पुस्तक संज्ञा है और यह सर्वनाम। तो उपर्युक्त वाक्यों में वह, यह सर्वनाम क्रमशः लड़का तथा पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। देखिए सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे पहला दिया है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक से समझ में आ गया ना कि किसी की ओर संकेत करके बोलना, किसी वस्तु व्यक्ति के आगे। ठीक है ना, जैसे पहला दिया है उस मेज को यहाँ रख दो। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि संकेत करके बोलते हैं कि वो जो मेज रखी है तो उस मेज को यहाँ रख दो, एक संकेत करके हम बताते हैं उसको। दूसरा है यह पुस्तक किसकी है, एक पुस्तक की तरफ संकेत करके हम पूछ रहे हैं कि यह पुस्तक किसकी है। ऐसे दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो पहला इसमें दिया है मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है, निश्चित नहीं कर पा रहे हम कि कौन सी पुस्तक रखी है, तो अनिश्चित है कि कोई पुस्तक रखी है। दूसरा है मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, उसमें भी निश्चित नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसका उदाहरण है कौन सी साड़ी अच्छी लगी। देखिए उसमें क्वेश्चन किया जा रहा है ना कि कौन सी साड़ी अच्छी लगी। ठीक है ना। दूसरा है तुम किससे बात कर रहे थे, इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है। अब चौथा है आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसका पहला उदाहरण है जो लड़का आज आया था वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। देखिए इसमें दोनों वाक्यों में संबंध स्थापित हो रहा है ना कि जो लड़का आज आया था वह मेरा अच्छा मित्र है, तो दोनों सेंटेंस में एक संबंध स्थापित हो रहा है। ऐसे दूसरा है वह लड़की मुझे अच्छी लगी जिससे तुमने अभी बात की थी। इन दोनों सेंटेंस में भी संबंध स्थापित हो रहा है। तो आया आपको समझ में। चलिए अब हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर को समझते हैं। तो यहाँ भी नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं, का और खा। तो पहले वाले जो का वाला कॉलम है उसमें सर्वनाम के सेंटेंस दिए गए हैं और खा वाले में सार्वनामिक विशेषण के। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो का में क्या दिया है, पहला सेंटेंस वह नहीं गया। ठीक है ना। और खा में पहला सेंटेंस क्या दिया है, वह लड़का नहीं गया। दूसरा सेंटेंस है का वाले कॉलम में यह स्पष्ट है, और खा वाले कॉलम में क्या दिया, यह घटना स्पष्ट है। ऐसे तीसरा क्या दिया है, सर्वनाम में कोई बोल रहा है, और सार्वनामिक विशेषण में क्या दिया, कोई लड़का बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए स्तंभ का के अंतर्गत वाक्यों में वह, यह, कोई शब्द सर्वनाम है क्योंकि इनका संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। ध्यान से समझना कि सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के बदले इनका प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब स्तंभ खा के अंतर्गत वाक्यों में वह, यह, कोई शब्द विशेषण है क्योंकि इन शब्दों के बाद संज्ञा शब्द प्रयोग हुए हैं जिनकी विशेषता का संकेत इन शब्दों से होता है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आया समझ में।
यहाँ कुछ याद रखने योग्य मैं आपको एक बातें बता रही हूँ। जैसे पहला है, यदि किसी सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा का प्रयोग हो तो वह शब्द वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सर्वनामों के उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम तथा निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद, आप विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। आई बात समझ में? देखिए, हम लोगों ने विशेषण को तो अच्छी तरीके से समझ लिया, लेकिन प्राविशेषण क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, वो विशेषण होते हैं। और प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए, संध्या का दृश्य बहुत सुहावना है, ठीक है। दूसरा है, घोड़ा अत्यधिक तेज है। तो देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में बहुत और अत्यधिक क्रमशः सुहावना और तेज विशेषण पदों की विशेषता बताते हैं। देखिए, सुहावना और तेज ये तो ऑलरेडी विशेषण है, लेकिन इनकी भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत और अत्यधिक, तो ये क्या कहलाएंगे, प्राविशेषण कहलाएंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको विशेषण और प्राविशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।